नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आशीष तिवारी। मेरे पीछे जो स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा है उसे देखकर आप समझ गए होंगे कि आज किस मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। बड़ा गंभीर सवाल है कि उत्तराखंड में ये क्या हो रहा है। पहले देसी पहाड़ी का मसला उठता है और उसके बाद पहाड़ और मैदान का मसला भी उठने लगता है। वैसे अगर आपको लगता है कि किसी राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार बड़ा हो जाता है तो वो राज्य बहुत बेहतर हो जाता है। अगर आपको लगता है ऐसा कि राज्य में कोई युवा मुख्यमंत्री भर बन गया हो तो वो राज्य विकास की रफ्तार पर सरपट दौड़ने लगेगा, तो शायद हमें लगता है कि आप खुद को गलत मान सकते हैं, क्योंकि फिलहाल राज्य की जमहूरियत की सबसे बड़े मंदिर में ऐसा होता नहीं दिख रहा है। क्योंकि राज्य में एकजुटता होना बहुत ज़रूरी है। कम से कम ऐसी विभाजनकारी ताकतें जो राज्य में देसी पहाड़ी और पहाड़ मैदान कर रही हों, उनको सिरे से खारिज किया जाना बहुत ज़रूरी है। और ये ज़रूरत विधानसभा से ही अब महसूस होने लगी है। इस मसले पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन जब आज पांचवा दिन जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र का पांचवा दिन लगभग पूरा हो गया है। और इस पांचवें दिन जो कुछ भी हुआ है, चौथे दिन से लेकर पांचवें दिन तक, शायद उत्तराखंड की विधानसभा के इतिहास में वो बहुत हद तक काले दिन के तौर पर गिना जाएगा। पहले एक ऐसी टिप्पणी आती है जो संसदीय मर्यादा के खिलाफ होती है, और इसके बाद जो कुछ भी होता है पांचवें दिन वो भी बहुत हैरत अंगेज होता है। दरअसल आज जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो लगभग 11 बजे के करीब जब बजट सत्र शुरू होता है, उस वक्त उत्तराखंड विधानसभा में जो विपक्ष के विधायक थे उन्होंने मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के देसी पहाड़ी वाले बयान पर हंगामा शुरू कर दिया। ये हंगामा इतना बढ़ा कि हालात बिगड़ने लगे। खुद नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य खड़े हो गए, कांग्रेस के बड़े लीडर प्रीतम सिंह खड़े हो गए, साथ में लखपत बुटोला और तमाम और जो लीडर्स हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, वो खड़े हो गए और विरोध शुरू कर दिया। इस पूरे विरोध के बीच में प्रेमचंद अग्रवाल थे, इसके केंद्र में प्रेमचंद अग्रवाल थे, और जो बयानबाजियां हो रही थी वो बहुत हैरान करने वाली थी और शर्मनाक भी थी। क्योंकि जिस तरीके से देसी पहाड़ी का मसला कल उठा था, उसके बाद ऐसा लग ही रहा था कि इस मसले पर कांग्रेस के विधायक आक्रामक रहेंगे, और वही हुआ भी। लेकिन उसके आसपास ही कह लीजिए कि एक बयान प्रेमचंद अग्रवाल ने जारी कर दिया। प्रेमचंद अग्रवाल ने अपने इस बयान पर जो कल उन्होंने दिया था उस पर खेद व्यक्त किया। लेकिन शायद प्रेमचंद अग्रवाल की ये कोशिश रही होगी कि उनका ये बयान, जिस पर उन्होंने खेद व्यक्त करते हुए बताया कि उन्हें अफसोस है और खेद प्रकट करते हैं, उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, उसके बावजूद उनको लगा होगा कि शायद अब मामला थोड़ा शांत हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कोशिश डैमेज कंट्रोल की मुख्यमंत्री ने भी की। मुख्यमंत्री ने भी एक बयान दिया और कोशिश की कि शायद ये मामला शांत हो जाए, लेकिन ऐसा होता दिखा नहीं। आपको दोनों की एक एक करके बाइट सुनाते हैं, बयान सुनाते हैं कि प्रेमचंद अग्रवाल ने क्या कहा और क्या मुख्यमंत्री ने कहा। पहले आप उस बयान को सुन लीजिए, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। यदि किसी को मेरे उस कही गई बात पे किसी की भावना आहत हुई हो, तो मेरा न कभी मंशा थी उनकी भावनाएं आहत करना, न मेरी मंशा है, न कभी हो सकती है। हाँ, उसके बावजूद मैं दिल की गहराइयों से, चूंकि उत्तराखंड मेरा परिवार है, अपने परिवार वालों से खेद प्रकट करने में मुझे कहीं कोई गुरेज नहीं है। मैं सभी से प्रार्थना कर रहा हूं कि मेरी कही हुई बात पे यदि आपको कहीं चोट पहुंची है तो मैं उसके लिए खेद प्रकट करता हूं। देखिए, मैंने जैसे ही कल मुझे जानकारी हुई कि सदन में इस प्रकार की बात हुई है, ऐसा नहीं है कि वो केवल एक तरफ से बात हुई, लेकिन फिर भी मैंने संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रेमचंद अग्रवाल जी को तत्काल मैंने उनसे कहा कि इस प्रकार का एक बात लोगों के अंदर जा रही है, आप तत्काल इस पर अपनी बात यहाँ सदन के अंदर कहिए। तो उन्होंने सदन के अंदर अपनी बात कही है और उन्होंने पूरी तरह से उसको एक्सप्लेन किया है
कि उन्होंने क्या कहा, और वो स्वयं लंबे समय से राज्य के अंदर काम कर रहे हैं और उत्तराखंड आंदोलन में भी सक्रिय रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपनी बात कह दी है, और अगर ज़रूरत पड़े तो आप लोग एक बार और उनसे पूछ सकते हैं। तो देखा आपने, ये जो दोनों बयान हैं, ये कोशिश थी, चाहे वो मुख्यमंत्री की तरफ से रही हो या फिर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की तरफ से रही हो, ये कोशिश थी कि इस मामले को दबा दिया जाए। लेकिन जब तीर कमान से निकल गया था, उसके बाद कांग्रेस ने उसे लपक लिया था। कांग्रेस ने इस पूरे मामले को बहुत हवा दी, और वाकई में कांग्रेस के हाथों ये मुद्दा लगा ही है। कांग्रेस ने इस पर विरोध प्रदर्शन शुरू किए। पूरे राज्य में अलग अलग जगहों से कांग्रेस ने प्रदर्शन किए, कई और लोगों ने भी प्रदर्शन किए। जाहिर है कि पहाड़ के लोगों की जो सेंटीमेंट थे, जो भावनाएं थी, वो आहत हुई थी, और उनका विरोध प्रदर्शन इसमें स्वाभाविक था। और यही वजह थी कि खुद मुख्यमंत्री ने इसमें डैमेज कंट्रोल की कोशिश की, और खुद कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को इसमें आगे आकर अगले ही दिन बयान जारी करना पड़ा, और उन्होंने इस पर खेद व्यक्त किया। लेकिन जब तक ये बयान आया तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। देर इस लिहाज से हो चुकी थी कि कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के कई पुराने वीडियो तब तक सोशल मीडिया में दोबारा शेयर होने लगे थे। अगर आपको याद हो तो उनके कई पुराने ऐसे बयान हैं, कम से कम 3 ऐसी घटनाएं हैं जिनमें प्रेमचंद अग्रवाल सवालों के घेरे में आ गए। चाहे उनकी सरेराह एक शख्स के साथ हाथापाई करने वाला वीडियो रहा हो, या फिर आंदोलनकारियों, राज्य आंदोलनकारियों के साथ बेहद तल्ख भाषा में बातचीत करना रहा हो, या फिर कुछ और वीडियोस रहे हों। ये सारे वीडियोस सोशल मीडिया में तैरने लगे थे, और शायद प्रेमचंद अग्रवाल के लिए यहां पर देर हो गई थी। देर इसलिए भी हो गई थी कि बीजेपी के लिए भी अब यहां पर डैमेज कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि मामला सिर्फ प्रेमचंद अग्रवाल का नहीं था, मामला बीजेपी के लिए भी बिगड़ता दिख रहा था। बीजेपी पहाड़ विरोधी पार्टी के तौर पर कांग्रेस की तरफ से प्लांट की जाने लगी थी, और बार बार ये दिखाना शुरू कर दिया था कांग्रेस ने कि पहाड़ के लोगों के विरोध में खड़े लोगों को, जैसा वो कह रही है कांग्रेस, बीजेपी प्रश्रय दे रही है, शय दे रही है, उनको कैबिनेट मंत्री बनाकर रखा है। और मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से बात चलते हुए आपको याद हो कि प्रणव सिंह, जो बीजेपी के पूर्व विधायक हैं, फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं, उनका भी बयान सोशल मीडिया में वायरल होने लगा। यानी आप समझ सकते हैं कि एक डोर जो शुरू हुई थी चौथे दिन की बजट सत्र की कार्रवाई से, वो कहां तक चली जाती है, और कांग्रेस उसमें किस तरीके से लगे हाथ बहती गंगा में हाथ धोती नजर आती है। जाहिर सी बात है कि ये बीजेपी के लिए पॉलिटिकल तौर पर बहुत बड़ा सेटबैक था, और सेटबैक इसलिए था, और यही वजह थी कि पार्टी को खुद मुख्यमंत्री को डैमेज कंट्रोल के लिए उतारना पड़ा, और मामला जो है संभालने की कोशिश की गई। लेकिन 5वें दिन एक घटनाक्रम और हुआ, और उसका जिक्र करना बहुत जरूरी है। चमोली से जो विधायक हैं लखपत बुटोला, कांग्रेस के पहली बार विधायक बनकर आए हैं, और उन्होंने जो आज किया है वो वाकई में कम से कम उनके पहली बार विधायक होते हुए अगर देखा जाए तो उनके लिए ये साहस की बात रही। जो मसला हुआ, जो घटनाक्रम हुआ, उसे लेकर लखपत बुटोला ने आज जिस तरीके से विरोध किया, उसके बाद ये लगने लगा कि कांग्रेस पूरी तैयारी से यहां पर आई थी, और खास तौर पर लखपत बुटोला और भी ज्यादा तैयारी से आए थे। लखपत बुटोला दरअसल खड़े हुए और उन्होंने विरोध जताना शुरू किया कि पहाड़ियों को इस तरीके से बोला जाएगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। दिलचस्प यह है कि इस पूरे मामले में विधानसभा की अध्यक्ष जो खुद कुर्सी पर बैठी थी, पीठ पर बैठी थी, ऋतु खंडूरी ने उनका लखपत बुटोला को रोकने की कोशिश की। लखपत बुटोला एक बार में नहीं रुके। इसके बाद हालात ये हुए कि ऋतु खंडूरी को खड़े होकर उनको लगभग डांटते हुए बैठाना पड़ा, और इसके बाद दिलचस्प ये है कि खुद ऋतु खंडूरी लोगों के निशाने पर आ गई हैं। आपको ये शॉर्ट क्लिप दिखाते हैं कि क्या हुआ लखपत बुटोला और विधानसभा की अध्यक्ष ऋतु खंडूरी के बीच में। जरा पहले इसे देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बाहर की पीड़ा को नहीं दबा सकते। आप कैसे गाली दे सकते? आपने बोल लिया अपनी बात। हमें तो बाहर बैठिए बाप, आपने अपनी बात कह ली। इसको राजनीति का अड्डा मत बनाइए, यहाँ पे राजनीति नहीं चलेगी। बैठिए बाप, हमने नहीं किया।
वो तो 3 घंटे लाइट बंद कर दी थी स्टेजी। आपने जब अपनी बात कह ली और मैं आपको कह रही हूं बैठने के लिए, ये भाषण देने की जगह नहीं है। अध्यक्ष जी बैठिए मैं अब आप बैठिए, सदन से चले जाऊंगा, कोई बात नहीं। आप जाइए, अगर आपकी इच्छा जाइए आप। हमें नहीं रहना, मैं आपसे कह रहा हूँ यदि उत्तराखंड को इस तरह से गालियां दी जानी हम लोगों को, आपको इस तरह की वही की आप जानी, तो मैं नहीं रहूंगा सदन में। ठीक है, आप जाइए, लेकिन इस तरह की व्यवहार यहाँ पे बिल्कुल भी अपेक्षित नहीं है। किसी भी विधायक से इस तरह के व्यवहार की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। तो देखा आपने। अब लौटते हैं इस पर जिसका पहले हमने जिक्र किया था कि किसी राज्य की एकजुटता और खास तौर पे माननीयों का एकजुट होना, एक मत होना कितना जरूरी होता है किसी राज्य के विकास के लिए। हम ऐसा क्यों कह रहे थे? दरअसल उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के 5वें दिन बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद, जो लक्सर से विधायक है, उनका एक बयान आता है। यह बयान कुछ ऐसा है जो सोचने पर मजबूर कर देता है। दरअसल मोहम्मद शहजाद ने बयान दिया कि राज्य के बजट को पहाड़ और मैदान के हिसाब से बांटा गया है। पहाड़ में ज़्यादा बजट है, जबकि मैदानी इलाकों को, यानी हरिद्वार और उधम सिंह जैसे इलाकों को, जो मैदानी इलाके हैं, इनको कम बजट दिया गया है। अब ये बड़ी हैरानी की बात है, क्योंकि कल तक देसी पहाड़ी हो रहा था, अब पहाड़ मैदान हो रहा है। यानी सियासतदानों का ऐसा चरित्र शायद इस राज्य के लिए बेहतर तो नहीं होगा, ये मेरी अपनी ओपिनियन है, लेकिन दिख तो यही रहा है। पहले मोहम्मद शहजाद का बयान आपको सुना देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। भाई पहाड़ के लोग तो आक्रोश में रहेंगे ही। आप बजट में देख लीजिए, कहाँ मैदान के हिस्से में बजट आ रहा है, सारा पहाड़ पे ही है। वो लगाते हैं नहीं लगाते हैं, क्या करते हैं, तो पहाड़ के लोग देखें ना। सौतेला व्यवहार अगर किसी के साथ होता है वो मैदान के साथ होता है। पौड़ी की जनसंख्या देख लीजिए, हरिद्वार की जनसंख्या देख लीजिए, वहाँ की जिला योजना देख लीजिए, हमारी जिला योजना देख लीजिए। हम कह रहे हैं कि सौतेला व्यवहार मैदान के साथ हो रहा है। तो सुना आपने, मोहम्मद शहजाद का ये बयान ये बताता है कि राज्य के सियासतदानों में किस तरीके की, उनके दिल में किस तरीके के भाव रहते हैं। कहीं देसी पहाड़ी अग्रवाल बिष्ट रावत है, तो कहीं पहाड़ और मैदान है। दरअसल सवाल सिर्फ देसी पहाड़ी और पहाड़ मैदान का नहीं है। राज्य में राजनीतिक रसूख बनाए रखने के लिए भी यह जरूरी है कि इस तरीके की विभाजनकारी सोच को समय समय पर हवा देता रहा जाए, क्योंकि पार्टियों के लिए इस तरीके की हवाएं एक ईंधन का काम करती हैं और कोशिश उनकी यही रहती है कि कम से कम इस तरीके की हवाएं चलती रहें, ताकि उनकी राजनीति की जो आग है वो जलती रहे। क्योंकि आप सोचिए कि राजनीतिक रसूख में पहाड़ और मैदान को अगर आप बांटने लगेंगे, तो सौरभ बहुगुणा का एक बयान, जो मौजूदा कैबिनेट मंत्री हैं, उनका एक बयान आता है, उनकी एक चिट्ठी सामने आती है, जिसमें वो बीजेपी के विधायक मुन्ना सिंह चौहान के उस बयान पर, जिसमें वो उधम सिंह नगर के बंगाली समुदाय को लेकर टिप्पणी करते हैं, उस पर एक चिट्ठी उनकी आती है सौरभ बहुगुणा की, और उस पर वो नाराजगी जताते हैं और बाकायदा ये चिट्ठी ऋतु खंडूरी को लिखते हैं। वो चिट्ठी भी हम आपको स्क्रीन पर दिखा देते हैं। तो आप समझिए कि सौरभ बहुगुणा जो पहाड़ से आते हैं, लेकिन उधम सिंह नगर के बंगाली समुदाय के लिए, क्योंकि वो उनका राजनीतिक रसूख वहीं से आता है, उसके लिए वो तत्पर है। फिर याद कीजिए, तो कांग्रेस जिस पहाड़ और मैदान देसी पहाड़ी की बात कर रही है, उसके सबसे बड़े नेता हरीश रावत का राजनीतिक करियर हरिद्वार, उनका राजनीतिक रसूख हरिद्वार से आता है, उसी हरिद्वार से आता है जो एक तरीके से मैदानी इलाका माना जाता है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी किच्छा घटीमा जैसे इलाकों से अपना राजनीतिक करियर शुरू करने वाले हैं, जहां पर मैदान के लोगों की संख्या बहुतायत में है। तो क्या यह मान लिया जाए कि यह एक राजनीतिक ट्रैप है, एक राजनीतिक फंदा है, देसी पहाड़ी, पहाड़ और मैदान जैसे मसलों को सामने रखना और राज्य के विकास की रफ्तार में जो अवरोध हैं उनसे नजरें हटाए रहे लोग, ताकि उस पर चर्चा ना हो सके। सवाल यह है कि क्या राजनीति की यह परिभाषा जो माननीय विधानसभा में दिखा रहे हैं, सुना रहे हैं, क्या इस राज्य के लिए बेहतर है? क्या इस जमहूरियत के लिए बेहतर है? क्या इस राज्य के माननीयों का यही चरित्र देखने के लिए राज्य के आंदोलनकारियों ने अपनी शहादत दी है?
क्या राज्य के विकास के लिए इसी तरीके से काम होगा कि देसी और पहाड़ मैदान किया जाए? सवाल बड़ा है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके बता सकते हैं। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। फिलहाल आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। लेकिन उत्तराखंड की राजनीति से जुड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।